अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सरफराज गोंदल। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और आज जो रिज़र्व सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है उस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर ज़ीशान नूर साहब। ज़ीशान नूर साहब, खुशामदीद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम इनसे आज की हेयरिंग के मुतालिक बात करेंगे, जो जुडिशरी की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए थे उन पे बात करेंगे और इस केस के पस मंज़र के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। देखें, मामला ये है कि आज मखसूस नशिस्तों के खिलाफ जो नज़रसानी अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसमें आज पहली लाइव स्ट्रीमिंग की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस केस के अगर हम पस मंज़र के अंदर जाते हैं तो आपको मालूम है कि 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन से कबल जनवरी के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 रुकनी बेंच, जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, अब तो वो माजी हो गए हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था और कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए थे और इनको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, तो जो पार्टी सिंबल था, जो बल्ले का निशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। अच्छा, अब उसका भी एक पस मंजर है, लेकिन उसमें जाएंगे तो बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात नहीं माने थे। क्योंकि तमाम जमातें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हैं, मासवाए एक जमात के, मैं बतौर सहाफ़ी अगर इन स्टैट्स को देखूँ, अगर तारीख को पढ़ूँ, तो मासवाए जमात इस्लामी के कोई भी पोलिटिकल पार्टी प्रॉपर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती अपनी जमात के अंदर। जो उन्होंने आइन एक लिख के जमा करवाया हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके मुताबिक कोई भी जमात इस्लामी के अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक से नहीं करवाती। तमाम जमातें, आपको मालूम है कि एक छोटा मोटा सेशन होता है, उसके अंदर वही लीडरशिप, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो एक वही लीडरशिप आ रही है, उनकी सेक्रेटरी जनरल भी, उनके को चेयरमैन भी, चेयरमैन भी। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है, वहाँ से आप देख लें कि सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल भी, और कायद जो है वो नवाज शरीफ है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात नहीं करवाए, जैसे करवाने चाहिए थे वैसे नहीं करवाए। ये अलग बात है कि उन्हें माहौल फ्राहम नहीं किया गया। 1-2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन करवाने की कोशिश की, यहाँ पर इस्लामाबाद में सेक्टर G8 सेक्रेटेरिएट के अंदर जो उनका मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर उन्होंने इंतखाबात करवाने की कोशिश की, वहाँ पर पुलिस ने रेड किया। फिर बिलाखिर उन्हें पेशावर जाके किसी गाँव के अंदर वो इवेंट रखना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने फर्जी जो है वो चेयरमैन मिस्टर गौहर साहब को उन्होंने नामजद कर लिया कि हमारे चेयरमैन है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने डंडी मारी। आल्दो बाकी किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर उस तरीके से उन्होंने डंडी नहीं मारी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाती की, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं माना इनका। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि उस वक्त अदालत के अंदर आई, इलेक्शन करीब थे, उन्होंने कहा जी हमें हमारा निशान दिया जाए। अदालत ने उसके ऊपर एक लंबी समातें की। फिर बिलाखिर तारीखी फैसला जो तारीख में याद रखा जाएगा, कुछ लोग इसको बड़ा तारीखी फैसला करार देते हैं, कुछ लोग इसको स्याह फैसला करार देते हैं, लेकिन ये तारीख फैसला करेगी कि वो जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जिसमें बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था। रात 11 साढ़े 11 बजे तक अदालत बैठी थी और बल्ले का निशान ले लिया गया था। अब उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हो गई, यानी कि उनके पास कोई सिंबल मौजूद नहीं था। टिकट्स जो हैं वो दे दिए गए जमात की तरफ से, उम्मीदवार दे दिए गए। खैर वो भी एक लंबा बैकग्राउंड है उसका, कैसे एक हल्के के अंदर 4-4 उम्मीदवार थे, कैसे फिर जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने किस तरीके से फ्लेक्स उतार के फेंके, नए लोगों के फ्लेक्स कंफ्यूज करने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, क्योंकि उनके पास बल्ले का निशान चुके नहीं था। खैर वो एक फेज हो गया, इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात बन के सामने आती है। उनके तकरीबन 91 के करीब MNAs कौमी असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो उनके इलेक्ट होते हैं। यानी कि इस वक्त अगर हम देखें तो पार्लिमान के अंदर जो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अलग बात है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, बाकी तमाम जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, आइन और कानून के मुताबिक बनाई, बन सकती है, कुछ जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती हैं, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अब उसके बाद जो एक तनासुब के हिसाब से और प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की और मिनोरिटी सीट्स होती हैं वो आपको मालूम है कि सूबाई असम्बली में भी, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी दी जाती हैं। अब मुद्दा आ गया इलेक्शन के बाद कि मखसूस नशिस्तें जो बनती हैं, 22 मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली की, वो किसको दी जाए। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बतौर जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका तो इंटर पार्टी इलेक्शन कबूल ही नहीं हुआ, उनके पास तो निशान ही मौजूद नहीं था। उनके जो MNAs थे उनके पास आपको मालूम है कि वो मुख्तलिफ निशानात के ऊपर जीत कर आए थे पार्लियामान के अंदर।
तो जो मखसूस नशिस्तें हैं अब उसका फैसला होना था। सवाल ये है ना कि बहुत सारे हलकों में ये सवाल चल रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आज़ादाना इलेक्शन था, मतलब उनके जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, तो एज ए पार्टी वो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और अभी जो केस पुट अप हुआ है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, क्योंकि तमाम जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे जो पीटीआई की तरफ से कह लें कि बैकग्राउंड उनका पीटीआई से था लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुतालिक जो है रिमार्क्स ये हैं कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है और पीटीआई भी नहीं है। तो इस पे क्या कह रहे हैं? हाँ देखें, जब ये मामला इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बाद जो ये मखसूस नशिस्तें थी ये हुकूमती जमातों के अंदर बांट दी थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उन्होंने रिज्यू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। उस वक्त 3 रुकनी बेंच ने उन तमाम सीटों को कालादम करार दे के डी नोटिफाई कर दिया था और ये मामला फुल कोर्ट के सामने लाने का फैसला किया था। आपको याद है कि जून 2024 के अंदर उस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जुडिशरी कम थी, कुछ ऑनरेबल जजेस रिटायर्ड हो गए थे, तो 13 जजेस मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, तो उनके ऊपर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बना था और उस फुल कोर्ट ने तारीखी तौर के ऊपर 9 समातें की थी इस मुकदमे के हवाले से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है नहीं है, नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए। इसके ऊपर फुल कोर्ट ने 9 समातें की थी, 3 फुल कोर्ट इजलास हुए थे, जिसके बाद 12 जुलाई 2024 को दिन 12 बजे बरोज जुमा एक तारीखी फैसला आया था। आपको मालूम होगा उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और क्या सिनेरियो था पूरे इस्लामाबाद के अंदर, किस तरीके से कर्फ्यू का माहौल था, वो भी तारीख का हिस्सा है, चीजें मिट नहीं सकती ना, उस वक्त तो हो गई ना, अब तो तारीख याद रखेगी उनको कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर पुलिस की गाड़ियां थी और कर्फ्यू का एक माहौल था। लेकिन उस वक्त जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया था वो 8-5 के तनासुब से ये फैसला दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये जजमेंट के अंदर लिखा गया था। जैसे मंसूर शाह साहब ने जो मेजोरिटी जजमेंट दी थी, 8 ऑनरेबल जजेस उनके साथ थे, उसमें उन्होंने वादे तौर पर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी। जब फुल कोर्ट का ये फैसला आ गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है, उन्हें नशिस्तें मिल सकती हैं। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि आज के दिन तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और ये पहली दफा हो रहा है तारीख में कि ऑनरेबल जुडिशरी की तरफ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से कोई फैसला आए और उसको कोई अदारा माने ना, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को माना नहीं, बगैर माने ही अब वो नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गए। हालांकि होता ये कि वो उस फैसले को मनमान मानते, उसके बाद वो अपनी रिजर्वेशन लेके, नजरसानी का मतलब यही होता है कि आप इसके ऊपर रिव्यू करें, आप इसके ऊपर देखें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई फैसला कहीं गलत तो नहीं हो गया। लेकिन उस फैसले को माना भी नहीं गया और बगैर माने ही रिव्यू फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर और आज उसकी पहली दफा जो है वो लाइव टेलीकास्ट हुआ वो। और 3-4 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। उनमें एक तो ये था कि जी आप उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएं, दूसरी दरखास्त ये थी कि आप फुल कोर्ट बनाएं, तीसरी दरखास्त ये थी कि अगर आपने आईनी बेंच ही बनाना है 13 रुकनी या 11 रुकनी, तो उनमें उन 8 जजेस को जरूर शामिल किया जाए कि जिनकी वो मेजोरिटी जजमेंट थी। लेकिन वो तीनों उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन एक ये दरखास्त मान ली गई थी कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अच्छा, अब सरफराज साहब इसमें मामला ये है कि तारीख तो साथ साथ लिखी जाती है ना, 1947 से आज के दिन तक एक एक दिन एक एक लम्हा महफूज है, लोगों को मालूम है, लोग अखबारात के अंदर पढ़ते हैं। पुराने दौर के अंदर जहां अखबारात नहीं थे या जो लोग अखबारात के अंदर नहीं लिख सके वो जुबानी बताते हैं, वो चीजें आप कह लें कि नस्ल दर नस्ल आगे हम सुनते आ रहे हैं कि क्या होता रहा उन दौर के अंदर। लेकिन गुज़श्ता 20-25-30 सालों में टीवी आ गए, कैमरे आ गए, मोबाइल फोन आ गए, तो अब तो इतना एडवांस दौर हो गया कि कोई भी चीज जो है वो छुप नहीं सकेगी। अब ये है कम से कम के जो कंडक्ट होगा ऑनरेबल जुडिशरी का, जो 11 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, उसका जो कंडक्ट होगा कि किस तरीके से। अब यहाँ पर 3 लोग अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा जो वो मुतासरा खवातीन थी जिनकी नशिस्तें वापस हो गई उनके वकील, और तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 3 इस वक्त जो है वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन कम से कम लोग अब ये लाइव देख सकेंगे कि ऑनरेबल जुडिशरी का कंडक्ट किस वकला के साथ किस तरीके का है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करने देते हैं, क्या उनकी रेजोल्यूशन सुनते हैं, क्या उनकी दरखास्तें वो मंजूर करते हैं। तो यहाँ से भी उनका कंडक्ट जो है वो जुडिशरी का कम से कम लोग अब लाइव सुन सकें। ज़ियान साहब, यहाँ पर एक चीज़ आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मुकदमे, यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट है कि ये मुकदमा जो है ये आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था
या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसमें पार्टी है? जो एक तो ये सवाल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसमें वन साइड पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरा सवाल ये है कि मुसर्रत हिलाली साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने आज कुछ जजमेंट्स दी थी। उन्होंने जो है ना कहा था कि ये पार्लियामेंट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI दोनों पार्लियामान में मौजूद ही नहीं थी और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उस पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं जो कि पार्लियामान में एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि PTI से तो बल्ले का निशान ही छीन लिया गया था, तो वो पार्टी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पार्टी नहीं थी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी पार्लियामान में कोई नुमाइंदगी नहीं थी आज़ाद उम्मीदवारों को छोड़ के। तो इस जजमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जजमेंट क्या थी, और दूसरा पार्टी के बारे में बताइए। ये आज उनके रिमार्क्स आए हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं इसके ऊपर। इसी नुक्ते के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और जो मुतासर ख़वातीन के वकील हैं वो भी इसी बात को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी बात को ही जुडिशरी के सामने लेके आ रहे हैं कि जिसके ऊपर गौर किया जाए, इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है या नहीं है, ये 12 जुलाई 2024 की वो जो लैंडमार्क जजमेंट थी उसके अंदर तय हो गया था, उसके अंदर लिख दिया गया था। अगर इसको रिव्यू करना है तो कम से कम वो जो 8 ऑनरेबल जजेस थे जिन्होंने उस वक्त मेजोरिटी फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि PTI वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो इस बेंच का हिस्सा होने चाहिए थे। ये सवाल उनसे किया जाता ना, ये सवाल बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि इन रिमार्क्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट होना और पार्लियामेंटेरियन पार्टी एग्जिस्ट होना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो ये आज जो रिमार्क्स से जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तरफ से उनके रिमार्क्स ये थे कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पार्लियामान में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जब ये पार्लियामान में नहीं थी तो आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ शामिल कैसे हो सकते हैं? मतलब अभी तो ये रिमार्क्स हैं, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ वो जो मैंने पूछा था कि इसमें पार्टी जो है वो कौन सी है, PTI है या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल? देखें, ये बात तो तय अब अदालत ने करनी है ना। अदालत तो आइन की तशरीह भी कर सकती है, अदालत तो इंटरप्रिटेशन दे सकती है ना उसके ऊपर, तो ये तो अदालत ने तय करना है। और वैसे भी आला अदलिया का काम ही ये होता है कि वो चीज़ों को आसान करते हैं। जहाँ पे अदारे आपस में फंस रहे हों, जहाँ पे पार्लियामान और अदारों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा हो, तो वहाँ पर ऑनरेबल जुडिशरी जो है वो उन चीज़ों को ईजी करती है, उसमें इंटरप्रिटेशन देती है, आइन की तशरीह करती है, चीज़ों को आसान बनाकर उनको हल करने की कोशिश करती है। अगर अभी तक ऑनरेबल जुडिशरी से ये तय नहीं हुआ कि क्या PTI एक पार्लियामानी जमात है या नहीं है, क्या उस लैंडमार्क जजमेंट जो 12 जुलाई 2024 की थी, अगर उसके बाद भी चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकी, उस वक्त एक ऑप्शन था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कि वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम करते उनके इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे, और उनको उनकी नशिस्तें देते, फिर अब जो है वो रिव्यू फाइल की जाती ताकि उसको ऊपर नजरसानी हो सकती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि शायद अदारे जो हैं वो अभी भी कन्फ्लिक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ना जाएं, चीजें आसान ना हो, और इसी तरीके से गर्दान जो है ये चलती रहे और मामला जो है वो आपस में ऐसे जो है वो सींग फंसते रहे और चीजें। आज की ये जो हेयरिंग हुई है अभी, ये कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है, तो 11 बजे तक, कल 11 दिन 11 बजे तक, कल दिन 11 बजे तक। तो इस हेयरिंग को आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और आप क्या समझते हैं, ये PTI के लिए कोई खुशाइन बात है? नहीं, PTI आज के जो दलाइल थे मोस्टली वो मखदूम अली खान जो मुतासर ख़वातीन के वकील हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने आज दलाइल दिए हैं 1.5 घंटा पूरा। लेकिन ऑनरेबल जुडिशरी ने कहा है आखिर के ऊपर कि जी कल दिन 11 बजे जब समाअत शुरू होगी तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सदीकी वो शुरू करेंगे, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सलमान अकबर राजा और हामिद खान एडवोकेट, वो कल दलाइल देंगे। अब लेकिन अभी ये चीज चलेगी आगे, अभी 1 आध दिन के अंदर ये चीजें तय नहीं होंगी, अभी कुछ समातें इसकी। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि जुडिशरी जो है वो समर वेकेशन पे भी जा रही है, तो आपको लगता है कि समर वेकेशन से पहले ये फैसला, ये केस किसी साइड पे लग सकता है या फिर ये 2-3 महीने के लिए फिलहाल मुलतवी हो जाएगा? भाईजान वकेशन ही वकेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये 8 से 5 जो ऑफिस टाइम है, इसके बाद वकेशन ही होती है। अगर आप वो तो छोटे बच्चों को छुट्टियां होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, अगर ऑनरेबल जुडिशरी ने भी इतने अहम मामला छोड़ के कि एक बुहरान पैदा हुआ ना, इससे बुहरान, पार्लियामान मुकम्मल ही नहीं है, मतलब कैसे पार्लियामान चल रहा है, कानून साजी भी हो रही है, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, उसी बुनियाद के ऊपर चारों
सूबाई असम्बलीज के अंदर मखसूस नशिस्तें नहीं हैं और हमें वोकेशंस की बड़ी हुई है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि वोकेशंस पे जाने से पहले, गर्मियों की तातीलात पे जाने से पहले ऑनरेबल जुडिशरी इस मामले को डिसाइड करके जाएगी और हम तवक्को कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये इस बहरान से निकलने के हवाले से एक बहुत अच्छा फैसला होगा। आई थिंक दिन तो एक ही रह गया, आई थिंक 28 मई से वेकेशन। हाँ, लेकिन हो सकता है कल जो है वो जजमेंट रिजर्व हो जाए। हाँ, और फिर देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। चलें, तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमें काफ़ी कीमती वक्त अपना दिया। तो अब ये जो मखसूस नशिस्तों का ये केस था, ये ऑलमोस्ट एक साल पहले, पिछले साल जून में भी इस पे फैसला आया। अभी फिर रिव्यू पिटीशन पे जो है हेयरिंग्स चल रही हैं। तो कल इंशाल्लाह इसकी 11 बजे दोबारा समाअत है। तो हम देखते हैं कि आया कि समर वेकेशन से पहले इन पे कुछ मामलात बन सकते हैं, कोई फ़ैसला आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये मामला जो है समर वेकेशन के बाद तक चला जाता है। तो जो भी कल की हेयरिंग होगी, जो भी मामलात होंगे, हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।